हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी इंडियन हिस्ट्री मतलब कि भारतीय इतिहास की क्लास नंबर 3 कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग अपनी 2 क्लास ल्यूसेंट जी के डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग क्लास 1 में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण पूछे गए प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। और क्लास 2 में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस किया था। और दोस्तों, आज हम लोग की क्लास नंबर 3 है, जिसका टॉपिक है महाजनपद काल। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग महाजनपद काल के महत्वपूर्ण पूछे गए जो हमारी विगत वर्षों में पूछी गई परीक्षाओं में प्रश्न है महाजनपद काल के, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों उपयोगी क्लास है। तो दोस्तों, आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखें। और दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ फाइल के लिंक को क्लिक करके डाउनलोड करके पीडीएफ फाइल को भी पढ़िए दोस्तों। और वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए। और आपको वीडियो अच्छा लगता हो वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हर महत्वपूर्ण सब्जेक्टों के क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही आप हमारे साथ रोज़ जुड़ते रहिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपनी इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक जो है महाजनपद काल, इसके महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को अपने शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है हमारी ल्यूसेंट की बुक, जैसे कि आप जानते होंगे। तो दोस्तों, इसमें हम लोग हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ रहे हैं, जिसकी क्लास नंबर आज हमारी 3 है। हम लोग अपनी 2 क्लास वैसे कर चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग पूरा टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे हर एक सब्जेक्ट को। तो दोस्तों, पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज, और इसी तरह हम लोग पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो हमारी जियोग्राफी, साइंस और जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, उसको हम लोग सभी चीज़ महत्वपूर्ण को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें आपको कंप्लीट ल्यूसेंट बुक आपको हमारे चैनल में कराई जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के साथ जुड़े रहे और वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों, हम लोग महाजनपद काल के महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं। नंबर पहला प्रश्न है, हाइडेस्पस या वितस्ता जो कि चिनाब नदी का पुराना नाम है, झेलम नदी का पुराना नाम है, का युद्ध 326 BC में किन किन शासकों के बीच हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा है सिकंदर एवं पोरस के मध्य हमारा जो ये हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध हुआ, जिसका आधुनिक नाम झेलम नदी है, यह 326 BC में हुआ था। राजा पोरस और सिकंदर के बीच में यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अजातशत्रु को। हर्यक वंश का यह शासक है जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, और अजातशत्रु को ही प्रथम पितृहंता भी बोलते हैं। और ये जो हमारा हर्यक वंश है, इसको हम लोग पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो ये हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु है, इसको ही कुणिक नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 2 है, हर्यक राजवंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, जैसे कि आपको अभी बताया गया कि बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना की थी, और हर्यक वंश को हम लोग पितृहंता वंश कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो बिंबिसार है, इसका शासन 52 वर्षों तक रहा है, जो कि हमारे अभी तक राजा हुए हैं उसमें भारतवर्ष में सबसे अधिक शासनकाल बिंबिसार का भी है। दोस्तों, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद जो हमारे हैं उनके सूची उपलब्ध है। और दोस्तों, जो ये हमारा अंगुत्तर निकाय है, यह हमारा बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, जिसमें कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 5 है, सेल्यूकस अपने राजदूत मेगास्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज, इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और दोस्तों, जो मेगास्थनीज है, इसकी एक बुक है जिसका नाम है इंडिका। और दोस्तों, इसने अपनी बुक इंडिका में पाटलिपुत्र, जो कि मगध वंश की राजधानी थी, दोस्तों 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वह हमारा मगध जनपद ही था। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी मगध वंश की।
तो मेगास्थनीज की जो बुक मेगास्थनीज की जो बुक थी इंडिका, इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया था। यह फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किन राजवंशों का शासन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नंद वंश का शासन था सिकंदर के आक्रमण के समय। और नंद वंश की स्थापना महापद्मानंदी ने की थी, लेकिन जो सिकंदर का समकालीन नंद शासक था वह दोस्तों घनानंद था। तो दोस्तों यह फैक्ट भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिकंदर का समकालीन नंद वंश का कौन सा शासक था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वह घनानंद था। प्रश्न नंबर हमारा 7वां है, सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा सिकंदर महान मतलब कि राजा सिकंदर की मृत्यु हमारी बेबीलोन में हुई थी। और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, जो कि 32 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। और सिकंदर का घोड़े का नाम बाऊकेफला था। तो दोस्तों सिकंदर ने अपने घोड़े की याद में बाऊकेफला नगर की भी स्थापना की थी। दोस्तों ये फैक्ट आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, सिकंदर महान एवं पोरस, जिसको हम पूर्वी बोलते हैं, की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? दोस्तों जैसे कि अभी आपको बताया कि झेलम नदी के किनारे 326 बीसी में राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हाइडेस्पीस या फिर वितस्ता, जिसका प्राचीन मतलब कि आधुनिक नेम झेलम है, मतलब वितस्ता का आधुनिक नेम जो है वो झेलम नदी है। तो दोस्तों 326 बीसी में सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच में हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था, जिसको राजा पोरस जीत गए थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और दोस्तों यह भारत से 325 ईसा पूर्व में चला गया था, मतलब सिकंदर जो था वो भारत में लगभग 11 महीने था। और 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 10 है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किन राजवंशों का शासन था? तो जैसे कि अभी हमने देखा कि नंद वंश का शासन था, और जो सिकंदर के समकालीन शासक था वह घनानंद था। प्रश्न नंबर 11 है, सिकंदर एवं पोरस की सेना का किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी का तट था, मतलब वितस्ता नदी के तट पर इन दोनों की लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर इसमें 12 है, सिकंदर महान की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा 323 ईसा पूर्व बेबीलोन, जो कि इराक में है, वहाँ पर सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 13 है, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर 14 है, सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला हुआ था। थल मार्ग खुला सिकंदर के युद्ध का जो महत्व था। प्रश्न नंबर 15 है, सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा हाइडेस्पीस या फिर झेलम का युद्ध, जिसको हम लोग वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 16 है, शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा कालाशोक, जो कि हमारा वो शिशुनाग वंश का शासक था, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। उसके बाद शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक बना था। तो दोस्तों कालाशोक हमारा शिशुनाग वंश का एक शासक था। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में किया था? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा काशी। और जो शिशुनाग के दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर काशी है। प्रश्न नंबर 18 है, वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ शुरुआत की? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा बिंबिसार, जो कि हर्वक वंश का शासक था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 19 है, विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली नगर में विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 20 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों ऊपर हम देख चुके हैं कि लिच्छवियों द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21 है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने बार रथ मूसल है एक ऐसा रथ
जिसके गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों इन सब का प्रयोग अजातशत्रु ने किया था, जो कि हर्यक वंश का एक शासक था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 22 है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अजातशत्रु ने इन सब हथियारों का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 23 है, महान सिकंदर की मृत्यु कौन से ईसा पूर्व में हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 323 ईसा पूर्व में महान सिकंदर की मृत्यु हो गई थी 32 वर्ष की अवस्था में, बेबीलोन जो कि इराक में स्थित है। प्रश्न नंबर हमारा 24 है, महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ था। प्रश्न नंबर 25 है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, श्रेष्ठिन कहा जाता था महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26 है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, अवंती राज्य के जो राजवैद्य मतलब कि राजा के चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 27 है। इसमें यह पूछा गया है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बृहद्रथ मगध वंश का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, वज्जी जो कि वैशाली में स्थित है। अगला देखते हैं प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 29 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक के राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, अजातशत्रु, जिसको हम प्रथम पितृहंत्रा भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 30 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गिरिव्रज या राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। और मगध की जो हमारी इसके बाद जो दूसरी राजधानी बनी वह थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किए हैं कि गिरिव्रज या राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी और इसकी दूसरी राजधानी हमारी पाटलिपुत्र बनी थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 32 है, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, घनानंद मगध का नंद वंश का एक शासक था जो कि सिकंदर के समकालीन था। प्रश्न नंबर 33 है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों का मुद्रा का प्रचलन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा है पोरस के साथ भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध माना जाता है। प्रश्न नंबर 35 है, भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो दोस्तों 600 ईसा पूर्व में भारत में मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, यूनानियों द्वारा भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया था। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, बिंबिसार का संबंध किस राजवंश से था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, हर्यक राजवंश से संबंध था हमारा बिंबिसार का। प्रश्न नंबर हमारा 38 है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा, ईरानियों द्वारा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 39 है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का भी हमारा सही उत्तर एकदम यूनानी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो हमारा प्रथम मगध राजवंश था इसकी उत्कर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 41 है, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वह कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा डेरियस, और इसको हम सही देखें तो डेरियस ये प्रथम था, यह प्रथम ईरानी शासक था जिसने
भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 42 है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर भोजक एवं या फिर ग्राम भोजक कहा गया है पाली ग्रंथों में ग्राम के मुखिया को। क्वेश्चन नंबर 43 है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो दोस्तों भोजक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर डेरियस हो जाएगा, जिसको अभी हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। तो दोस्तों अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत ये तीनों ऐसे शासक थे जो कि हमारे कुछ बौद्ध धर्म को अपनाए थे और साथ ही साथ में कुछ जैन धर्म को, जैसे अजातशत्रु हो गया, यह हमारा बौद्ध धर्म का था, और साथ में बिंदुसार है था, ये पहले बौद्ध धर्म को मानता था, फिर बाद में जैन धर्म को, और जो प्रसेनजीत था यह भी हमारा जैन धर्म का अनुयायी था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 46 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा महापद्मानंद, हमारा जो यह नंद राजवंश था इसका संस्थापक माना जाता है। अगले प्रश्न में अब चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर हमारा 47 है, नंद वंश का राजा कौन था जब अलेक्जेंडर ने 4327/326 ईसा पूर्व में भारत पर पहला हमला किया था? दोस्तों इसमें पहले आप वो करिए, क्लियर करिए कि जो ये हमारा ये लिखा है ये सही नहीं है। इसमें सही है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर पहला हमला किया था। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा घनानंद। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नंद वंश का अंतिम सम्राट हमारा घनानंद था। प्रश्न नंबर 49 है, घनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद को मार के इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। तो दोस्तों जो कि हमारा यह पहला भारतीय साम्राज्य कहा जाता है इतिहास में। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के बाद शासन को प्राप्त किया था। अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 50 है, डेरियस जिसको हम लोग दार या बाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या फिर प्रांत बनाया, उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा 307 टैलेंट राजस्व प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है, इसमें यह पूछा गया है कि 6ठी शताब्दी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो दोस्तों मगध साम्राज्य 6ठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 52 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है? तो दोस्तों यह जो हमारा मत्स्य महाजनपद है यह हमारा राजस्थान राज्य में स्थित है, जो कि 6ठी शताब्दी का एक महाजनपद माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 54 है, ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों द्वारा अग्रगिमीज या फिर जैंड्रमिज कहा जाता है? तो दोस्तों घनानंद का यह दोनों नाम है जिसको हम लोग अग्रगिमीज और जैंड्रिज भी कहते हैं। यह हमारे ग्रीक और यूनानी लेखकों ने घनानंद को कहा है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 55 है, ग्रीक या यूनानी लेखकों को द्वारा अग्रगिमीज या जैंड्रमिज कहा गया है? दोस्तों यह फिर से वही क्वेश्चन है, घनानंद को कहा गया है। प्रश्न नंबर हमारा 56 है, गृहपति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों धनी किसान को हम लोग गृहपति कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 57 है, कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? दोस्तों हेरोडोटस इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 58 है, इसमें यह पूछा गया है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो दोस्तों अंगुत्तर निकाय हमारा बौद्ध ग्रंथ है जो कि 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर 59 है, इसमें यह पूछा गया है कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस जो कि हमारा विशाखदत्त का है, उसमें यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंका था। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 60 है कि कौन सा एक
ईसा पूर्व छठवीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर मगध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है, कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, जिसमें कि 16 महाजनपद बताए गए थे। और साथ ही साथ में जो जैन धर्म था भगवती सूत्र, तो दोस्तों उसमें भी 16 महाजनपद बताए गए थे। लेकिन जो अष्टाध्यायी है जो कि हमारे पाणिनि द्वारा लिखा गया था, तो दोस्तों उसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 62 है। इसमें यह पूछा गया है कि किसे सेनिया या फिर नियति और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो दोस्तों बिंबिसार को सेनिया या फिर नियति और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 63 है, किसने उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर महापद्मानंद को उग्रसेन या फिर एकराट या फिर हम भगवान परशुराम का दूसरा अवतार, यह सब महापद्मानंद को कहते हैं, जो कि हमारा नंद वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। और उदयन ही हमारा हर्यक वंश का एक शासक था, जिसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। और इसको हम लोग द्वितीय पितहंता कहते हैं। और दोस्तों उदयन को ही हम कुसुमपुरा भी कहते हैं। इसने गंगा, गंडक और सोन नदियों के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। दोस्तों यह फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 66 है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? दोस्तों जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि उदयन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा शिशुनाग वंश, जो कि हमारा शिशुनाग वंश का एक शासक था, मतलब कि संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा उदयन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, किस शासक को शोनिया नियति व स्थायी सेना रखने वाला कहा गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बिंबिसार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, किस शासक को उग्रसेन कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा महापद्मानंद को उग्रसेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है, किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा मगध राज्य में गणतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, मतलब कि यहाँ पर राजतंत्रात्मक थी, मतलब कि सभी निर्णय राजा और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा बिंबिसार ने यह एक मगध सम्राट था हर्यक वंश का। तो दोस्तों इसने अंग को जीत के अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था और बाद में अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। प्रश्न नंबर हमारा 74 है, किस प्राचीन भारतीय ने ईरान का राजा दरियश की तरह शिलालेख जारी किए? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारे अशोक ने अपने 14 शिलालेख और साथ ही साथ में 7 स्तंभ लेख और 3 गुहा लेख जारी किए थे, और साथ ही साथ में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, और साथ ही साथ में अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण भी कराया था। दोस्तों ये सब आपको मौर्य वंश की क्लास में कराया जाएगा, जब आपका टॉपिक मौर्य वंश आपको ल्यूसेंट जी के टॉपिक में हिस्ट्री में कराई जाएगी। तो दोस्तों जल्दी इंतज़ार करिए, आपको यह सब मौर्य वंश में बताया जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नागरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा उत्तरी काले पालीकृत बर्तन। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर 75 है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी मगध साम्राज्य में इनका विलय किया था। क्वेश्चन नंबर 76 है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। और दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, यह मतलब कि हमारे प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार पूछा गया है। अगला प्रश्न अब
क्वेश्चन नंबर 77 है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा डेरियस या फिर दारबाऊ प्रथम ने बनाया था। अगला प्रश्न अब प्रश्न नंबर हमारा 78 है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। प्रश्न नंबर 79 है, अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा था? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था। प्रश्न नंबर 80 है, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों उसके पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी और उदयन को ही द्वितीय पितृहंता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा अजातशत्रु हमारा बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 82 है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा अजातशत्रु का जो उपनाम था वह कुणिक था। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 है, 6वीं शताब्दी सदी प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा मगध। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली राज्य माना गया है। और दोस्तों हम प्रश्न नंबर 84 है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर मान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर मान की मृत्यु हुई थी, जो कि 32 वर्ष की अवस्था में सिकंदर मान की मृत्यु बेबीलोन इराक में हो गई थी। दोस्तों ये थे हमारे 84 क्वेश्चंस हिस्ट्री के जो हमने पढ़े। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं उन 16 महाजनपद की सूची जो कि हमारे पूछे जाते रहते हैं उनकी राजधानी। तो दोस्तों अगले पे हम चलते हैं। अब ये महाजनपद हैं इनका अब हम क्रम देखते हैं और दोस्तों इनकी पहले इनका क्रम देखते हैं, फिर महाजनपद और फिर राजधानी। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें नंबर पहला है हमारा काशी और इसकी जो राजधानी है वह है वाराणसी। अगला है दूसरा कुरु। तो दोस्तों इस प्रश्न का इसकी जो राजधानी थी वह थी हमारी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी थी। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन महाजनपदों की राजधानी काफ़ी बार पूछी गई है, तो इसको याद रखिएगा। तीसरे पे हमारा अंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चंपा राजधानी हमारे अंग महाजनपद की। चौथे पे हमारा मगध। दोस्तों ये हमारा मगध लिखा है और इसकी जो राजधानी है वह राजगृह या गिरिब्रज। और दोस्तों इसके बाद जो इसकी राजधानी हुई थी वह पाटलिपुत्र हुई थी, जो कि आपको याद रखना है। पाँचवें पे हमारा वज्जी। तो दोस्तों इसकी राजधानी होगी विदेह और मिथिला। छठवें पे हमारा मल्ल। दोस्तों इसकी जो राजधानी है वह है कुशावती या फिर कुशानगर, मल्ल महाजनपद की राजधानी है। सातवें पे हमारा चेंदी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यह शक्तिमती या फिर श्वेतवती हमारी चेंदी राजवंश की राजधानी है। आठवें पे हमारा वत्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी, हमारा इसका सही उत्तर होगा वत्स की। और 9वें पे हमारा कौशल। तो दोस्तों इस प्रश्न का इसकी जो राजधानी हो जाएगी वह हमारी अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। अगला है हमारा 10वें पे पांचाल। तो इसकी जो राजधानी है वह हमारी काम्पिल और अहिशस्त्र हमारी पांचाल महाजनपद की राजधानी है। अगला है मत्स्य। तो दोस्तों इसकी जो राजधानी है वह विराटनगर, मत्स्य महाजनपद की राजधानी मानी गई है। 12वें पे हमारा शूरसेन। तो दोस्तों जो शूरसेन महाजनपद है इसकी राजधानी मथुरा मानी गई है। 13 नंबर पे हमारा अश्मक। तो दोस्तों ये जो अश्मक महाजनपद है इसकी राजधानी पोतन या फिर पोटली को कहा गया है। 14 पे हमारा अवंती। तो दोस्तों इस महाजनपद की जो राजधानी है वह हमारी उज्जैनी और महेशमती अब हमारे जो अवंती महाजनपद है इसकी राजधानी है। 15वें नंबर पे हमारा गांधार। तो दोस्तों जो गांधार महाजनपद था इसकी राजधानी तक्षशिला को माना गया है। और 16वां जो महाजनपद है हमारा कंबोज। तो दोस्तों इस जो कंबोज महाजनपद है जो कि हमारा 16वां और अंतिम महाजनपद है इसकी राजधानी राजापुर या फिर हाटक को कहा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारी 16 महाजनपदों की सूची जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस महाजनपद की क्या राजधानी है। तो दोस्तों आपको सभी महाजनपद काल से
संबंधित प्रश्न करा दिए गए हैं और साथ ही साथ में महाजनपद काल की जितने भी हमारे 16 महाजनपद थे उनकी सूची भी आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो को और जो आपको लिस्ट महाजनपद की कराई गई है इसको ज़रूर पढ़िए, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल के लिंक में क्लिक करके PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ कल नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।